हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो किस चीज़ पे है मुझे नहीं लगता कि अभी बताने की ज़रूरत है और मैं ऊपर यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है ये, एमसीक्यू है और इसके माध्यम से मैं काफ़ी सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो उसी कड़ी में आज शुरू करता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आइए शुरू करते हैं। सेवा में प्रोन्नति का अर्थ है 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन है, सेवा में प्रोन्नति का अर्थ क्या है? तो अतिरिक्त कार्य करना, उच्च श्रेणी की प्राप्ति, वेतन की बढ़ोतरी, एक कार्य से दूसरे कार्य में स्थानांतरण। तो जो एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। हाँ, तो देखिए, कोई भी जो संगठन होता है उसमें जो कार्मिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो जो कार्यरत होते हैं, उनकी कुशलता, जो उनकी कार्य कुशलता होती है और उनका जो मनोबल होता है, वो जो है उनके उसके कारण जो है उस संगठन में जो कार्य होता है वो प्रभावित होता है। अगर कोई निकृष्ट है, अनुत्तरदायीपूर्ण है, उस कार्य करने वाले कार्मिकों को दंड दिया जाता है और जो अच्छे हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, उन्हें जो है मतलब पुरस्कृत किया जाता है। और इसी संबंध में एक व्यवस्था की गई कि जो अच्छा कार्य करें उन्हें उच्च पद दिया जाए। वो भी जिस पद पे हैं उससे उनको और भी उच्च पद पे उनको भेजा जाए। इसी संबंध में जो है ये चीज़ स्थापित की गई। पदोन्नति का अगर मतलब होता है कि पद की उन्नति, मतलब ये प्रमोशन से बना हुआ है। इंग्लिश का जो वर्ड होता है प्रमोशन, उससे बना हुआ है ये, ठीक। और जो लैटिन का इसका है वो है प्रोमियर और इसका जो अगर मूल अर्थ हम देखें तो वो होता है आगे बढ़ना। अगर हम लैटिन से जाएं तो उसका होता है आगे बढ़ना। तो मतलब कि जो पदोन्नति का मतलब पद स्तर और सम्मान में जो है वो वृद्धि होता है। और ये जो है एक आंतरिक भर्ती होती है, इसमें कोई बाहर से चीज़ें लाई नहीं। जैसे अभी आपकी कोई जॉब आपको मिलनी होती है, उसमें बाहर से ऑनलाइन फॉर्म्स भराए जाते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। ये आंतरिक होती है, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें होती हैं। पिफनर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि पदोन्नति निम्न पद से उच्च पद की ओर प्रगति है, जिसमें कर्तव्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। कुछ विशेषताएं हैं पदोन्नति की। इसमें पद का नाम परिवर्तित होता है, निम्न पद से उच्च पद पर पहुंचने की प्रक्रियाएं होती हैं और जो है पद प्राप्त करने वाले का वेतन जो है वो बढ़ जाता है, हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। प्रतिष्ठा एवं सम्मान की सूचक होती हैं, दायित्व एवं गुरुतर हो जाते हैं। संगठन की आंतरिक प्रक्रिया जो होती है इसमें वो ऑनलाइन नहीं होती है। मतलब ऑनलाइन होती भी होंगी लेकिन ये बाहरी लोगों के लिए नहीं होती हैं। अब देखिए, अब इतनी चीज़ें आप जब इसकी विशेषताएं देखें तो आपको दो चीज़ें वहाँ से प्राप्त होती हैं, उच्च श्रेणी की प्राप्ति और वेतन की बढ़ोतरी। बाकी ये दोनों चीज़ें आपको सही नहीं है, ठीक। अब इन दोनों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो जो एक भ्रांति होती है कि इसका मतलब केवल वेतन में बढ़ोतरी। देखिए, वेतन में जो बढ़ोतरी होती है बिल्कुल होती है। अगर आपकी पदोन्नति होती है तो वेतन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये वेतन की बढ़ोतरी आपके पद के कारण ज़्यादा मिल रही है, ना कि पदोन्नति के कारण, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि जो पदोन्नति का मेन जो एम वो होता है वो होता है उच्च श्रेणी की प्राप्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उच्च श्रेणी की प्राप्ति। आप इस भ्रांति से दूर, चूँकि आप अगर उस पद पे भी हैं जिस पे अभी आपकी पदोन्नति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप 1 साल 1.5 साल रहते हैं तो उसकी वेतन की बढ़ोतरी अपने आप होती रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पद के हिसाब से वेतन मिलता है, ये इतना ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना जो है करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता, ठीक। तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का जो अधिरोपण नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर हम पहला देखें, अनुच्छेद 264 की बात करें तो इसमें यह है कि वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। ये पहला जो है। अनुच्छेद 266 जो है ये कई तरीके के प्रबंध करता है और मतलब कि भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखा से संबंधित ये है। इसमें 3 तरीके के 3 पार्ट किए गए हैं। सरकार को पहला जो पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों, जैसे कि सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर हो गया, संपदा शुल्क हो गया आदि, और जो सरकार द्वारा दिए गए ऋण हैं उसकी वसूली से जो धन प्राप्त होता है,
वे सभी संचित निधि में जमा किया जाता है। और ये तब खर्चा होता है जब संसद जो है इसकी स्वीकृति देती है, और इसको भारत की संचित निधि कहा जाता है। दूसरे भाग में ये कहा गया कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सभी लोक धनराशि, जैसे कि भारत सरकार का व राज्य सरकार के लोक लेखे में जमा की जाएंगी, उसी स्थिति में जो है वो लोक लेखे में जितनी उनकी संपत्तियां होंगी वो सारी लोक लेखे में जमा की जाएंगी। तीसरा जो पार्ट है इसका, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशि विधि के अनुसार ही या इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही विनियोजित की जाएंगी। तो ये रहा अनुच्छेद 266 की बात। 267 जो है आकस्मिक निधि के बारे में है। तो बचा 265 जो कि संसद ये प्रबंध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। तो इसका जो मेन लाइन है वो यही है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, क्या है इसका करेक्ट मैच कराना है, मतलब कि कौन सुमेलित नहीं है ढंग से। तो अगर इसमें हम बात करें तो तिलक ने गीता रहस्य लिखा, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी सुमेलित है। गांधी हिंदू पॉलिटी, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। आरपी, देखिए इसमें कुछ एक ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये गलत तरीके से मैच किए गए हैं। तो जनरली ऐसा एग्ज़ाम में होता है, अब ये चूँकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब कि सही नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार रहते हैं। तो उसी में जो हिंदू पॉलिटी है उसके जो लेखक हैं वो हैं केपी जायसवाल। ये नोट कर लीजिए, चूँकि ये सही से मिला नहीं है तो आप जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। ये द हिंदू के हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। केपी जायसवाल, ठीक, ये हिंदू पॉलिटी के हैं। और जो इंडिया इन ट्रांजिशन है इसके जो राइटर हैं वो हैं एक मिनट, याद नहीं आ रहा है। इंडिया इन ट्रांजिशन वो एम.एन. रॉय हैं, सॉरी अभी याद है, एम.एन. रॉय। ठीक, ये जो है इंडियन ट्रांजिशन के हैं। आर.पी. दत्ता की जो बात की गई है, आर.पी. दत्ता की है द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ यू.आई. लेनिन, इंडिया टुडे, द टू इंटरनेशनल्स। ये कुछ किताबें हैं आर.पी. दत्ता की। और गांधी जी की तो आप आई होप सबको पता होगा और सबने पढ़ा भी होगा। दो बुक मैं बता दे रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज, जो कि बेस्ट बुक है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से एक सत्य है। थोड़ा सा ये छोटा कर देता हूँ मैं ताकि सारी चीज़ें आती रहें। कौन सा एक कथन सत्य है। राज्य एक दैवी संस्था है, ये तो आपको पता है कि बहुत पहले की ये धारणा है। राज्य एक बुराई है, देखिए जो एक लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट था वो ये था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन आप काट सकते हैं, क्योंकि आपने अभी तक जितना कोटेशन पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जो कि आपको कभी कभी उचित पे लगता है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य मानव निर्मित संस्था है। वर्तमान समय में ये चीज़ सबसे अच्छी है इस संदर्भ में, इन चारों ऑप्शंस में। तो ये राज्य मानव निर्मित संस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबद्ध है। भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 17। मैं हर चीज़ का एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि यहाँ पे बात की गई है। ठीक, ये 14 है। भाग 15 में है निर्वाचन, मतलब कि इलेक्शन, आप समझ जाइए इतना। भाग जो 16 है वो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन करके एक आप अगर देखेंगे तो आएगा, स्पेशल प्रोविजंस करके है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। और जो ये 17 है ये लैंग्वेज से संबंधित है, राजभाषा जिसे आप कहते हैं, लैंग्वेज।
तो आई होप आप सबको समझ में आया गया होगा. Student, one of the student requested to explain all this thing in English. If he again saw this video, I hope she is disappointed. But what I can do means a lot of student in Hindi medium. I will try to your I will try your view, but it's so difficult for me. मीन्स ये नहीं है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट या वो प्रॉब्लम होगा और सबके लिए भी. तो देखेंगे, कोशिश करेंगे. चूँकि एक अभी इसके बाद मेगा जो एक दिन में हम 2014 के सारे आंसर की आपको देंगे इसी चैनल पे, उस दिन हो सकता है आपको इंग्लिश में समझा दिया जाए, बट आज ये पॉसिबल नहीं है. ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सुमेलित ये भी करना है. आज के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से इजी कह सकते हैं आप, क्योंकि उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप लॉक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उदारवाद, और ये इसके जनक भी कहे जाते हैं. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जनक हैं लॉक उदारवाद के. बेंथम उपयोगितावाद आप सभी परिचित होंगे. लेनिन मार्क्सवाद, सॉरी ये यहाँ पे है, ये थोड़ा सा, लेनिन मार्क्सवाद रूसो बहुलवाद से कनेक्टेड नहीं है. बहुलवाद होता क्या है? 20वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ. बहुलवाद का संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप इसका उदय हुआ था. यह वह सिद्धांत है जिसमें ये माना जाता है कि समाज में जो आज्ञा पालन मतलब सत्ता की जो शक्ति होती है वो एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनेक समूहों में बिखरी होनी चाहिए. मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, वो जो अनेक समुदाय जो होते हैं वो जो है मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, अगर एक रहेगा, एक शक्ति एक ही जगह केंद्रित रहेगी तो वो मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा. इसलिए ज़रूरी है कि कई जगह पे सत्ता के जो केंद्र हैं वो विकेंद्रित रहें. बहुलवाद को एक विचारधारा में स्थापित करने का जो श्रेय था, चूँकि ये सभी चीज़ें आप होप आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा और चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए. जो बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय था वो था जर्मन के एक विचारक थे गियर्क, और दूसरे जो विचारक थे वो थे ब्रिटिश के मेटलैंड. मेटलैंड का नाम आप याद रखिए, ये नाम काफ़ी सारे टाइम पूछा जाता है मेटलैंड का. ये दो नाम थे, उन्होंने इसे एक विचारधारा के रूप में जो है स्थापित किया, और इन्हें ही आधुनिक बहुलवाद का जनक कहा जाता है. अगर इसके समर्थकों में देखें बहुलवाद के, तो लास्की हैं एक तो, ठीक, बार्कर, मैं केवल पहला लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो स्लाइड है ये बहुत ही छोटी है, तो वहाँ से सारी नाम लिखना पॉसिबल नहीं. लिंडसे, क्रेब हैं, ठीक, और डिग्वी हैं, और मिस फॉलेट हैं. तो ये कुछ नाम हैं जिनसे जो है ये बहुलवादी के समर्थक हैं. अब बात करते हैं उदारवाद की, चूँकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है ताकि उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हो जाए. उदारवाद क्या करता है कि इसमें जो है मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना जाता है, उसकी स्वतंत्रता को बुनियादी सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है, और जो मनुष्यों की आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल मना किया जाता है. नैतिक जीवन में व्यक्तिवाद का समर्थक लोकतंत्र के विचार का वर्णन किया जाता है. ठीक, जो नैतिक जीवन है उसमें व्यक्ति का समर्थक लोकतंत्र के विचार, मतलब ये समर्थन करता है लोकतंत्र का, एक तरीके से उस विचार को स्थापित करने का प्रयास करता है लोकतंत्र के विचार को. जॉन लॉक इसके जनक हैं, मैंने पहले भी बताया. इसमें कुछ और विचारक हैं, उसमें है मिल, ठीक, ग्रीन, और एच टॉनी, एडम स्मिथ, बेंथम, ये कुछ हैं. बेंथम उपयोगितावादी भी हैं, और उपयोगितावादी का मतलब उसके अनुसार क्या था कि मनुष्य की सारी जो गतिविधियाँ हैं वो सुख को बढ़ाएं और दुख को कम करना है, ये मनुष्य की गतिविधियाँ होनी है. अतः सार्वजनिक नीति का जो ध्येय होना चाहिए वो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए. मतलब कि जैसे अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख मिले, भले ही उसमें कुछ लोगों के दुख की उपेक्षा की जाए, वो चलेगा. तो ये चीज़ करती है उपयोगितावाद. मार्क्सवाद की बात करें तो यह मतलब मार्क्सवाद जो होता है वो जो मार्क्स के विचार थे राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का जो समुच्चय था 19वीं-20वीं शताब्दी में, तो ये जो है कार्ल मार्क्स द्वारा जो प्रस्तुत किए गए समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए
इसके अंतर्गत मानव की समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया जाता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है इसके अंदर। मार्क्सवाद का जो नाम पड़ा वो इसका जो मुख्य प्रवर्तक थे कार्ल मार्क्स, उनके नाम से जुड़ा है। बाद में हालांकि इनके कई सारे जो फॉलोअर्स थे, लेनिन, एंगेल्स, जेरोंग, ये इन्होंने इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कुछ बात थी इस क्वेश्चन को लेके। आई होप इसमें थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं पहली बार यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप जाएंगे, शायद सबसे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर 1 में, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये कुछ बात थी और मैंने दिखा दिया है कि कैसे कोई इसको मिला सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत किसके साथ संबंध है? सबने पढ़ा होगा, वेबर नौकरशाही सिद्धांत के एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नौकरशाही को लोकतंत्र के आदर्श का प्रतिरूप माना। जर्मन समाजशास्त्री थे इन्होंने। सन 1920 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की इन्होंने और वो पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और उसी में इन्होंने जो है अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वेबर ने कहा कि नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसके विशेष योग्यता, निष्पक्षता और तटस्थता के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें विशेषता देखें अगर नौकरशाही की, तो सभी कर्मचारियों के मध्य कार्यों का जो विभाजन होता है वो स्पष्ट रूप से हुआ रहता है। नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है। निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को ही संगठन में जो है स्थान दिया जाता है। पदसोपान पद्धति पर आधारित होती है। प्रशासन का जो ढांचा होता है इसका वो पिरामिड के रूप में होता है और प्रत्येक कार्य का उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए थ्रू प्रॉपर चैनल। ये काफ़ी सारे लोग जो पढ़े होंगे 3rd ईयर में पब्लिक एड, वहाँ से इनको पता चला होगा संगठन में एक चीज़ होती है थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक, मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाई की होंगी। तो उसी से भर्ती एवं पदोन्नति योग्यता के आधार पर, वेतन कर्मचारियों के सामाजिक स्थिति एवं कार्य के आधार पर, निर्णय व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि औचित्य के आधार पर यहाँ पे होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन थोड़े से मतलब लेंदी भी कह सकते हैं और आसान भी कह सकते हैं और इसीलिए शायद बोरिंग भी लग रहा हो आपको, लेकिन आई होप मज़ा ही आ रहा होगा। तो इसमें आते हैं अरस्तु तुलनात्मक। पहले देखिए एक होता क्या है कि क्वेश्चन हल करने का एक तरीका होता है। अब जैसे इसमें सुमेलित करने के लिए कहा है, सुमेलित नहीं है कौन सा। अगर ये कहता कि किस इसमें से कौन एक सही सुमेलित है तो आप ये देखते हैं कि गलत कौन सा है, या फिर अगर आपको पहली बार में पता चल जाता कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आप पहले देखिए कि कौन सी चीज़ इसमें से सही सुमेलित है, फिर जो नहीं होगी वो अपने आप रुक जाएगी। चूँकि 4 ही ऑप्शन है, अगर आप इसमें से 3 चीज़ ऐसी ढूंढ लेते हैं जो सही ढंग से सुमेलित होंगी, मतलब मैच होंगी, तो फिर चौथा अपने आप आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं। अरस्तु तुलनात्मक पद्धति बिल्कुल सही है अभी। ठीक, चूँकि 150 से ज़्यादा संविधानों का इन्होंने जो है तुलना करके एक व्यवस्था पेश की थी। हीगल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद, मैं अभी इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, इसका आज थोड़ा सा ग्राफ भी बनाऊँगा इस बारे में। मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी सही। तो मतलब ये जो प्लेटो का है ये गलत है। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति जो है वो फॉलो की थी और विश्लेषण और भी कई सारी पद्धतियाँ उन्होंने अपनाई थी, लेकिन ये निगमन की पद्धति, चूँकि यहाँ पे आगमन है तो मैं उसका विपरीत बता रहा हूँ। तो जो निगमन होता है वो होता है सामान्य से विशेष, और जो आगमन होता है वो विशेष से सामान्य की ओर होता है। बात करते हैं हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की। तो मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो थेसिस मतलब कि वाद, और एक होता है एंटीथेसिस, प्रतिवाद। ठीक, मैं केवल एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ही। जब ये दोनों आपस में वो होते हैं तो फिर सिंथेसिस होता है, मतलब संवाद बनता है। फिर ये जो संवाद होता है ये एक नए वाद के रूप में तैयार हो जाता है, और फिर से इसका एक प्रतिवाद आता है, और फिर से एक थेसिस बन जाता है। ठीक, और ये प्रक्रिया ना तब तक चलती है जब तक एक पूर्ण सत्य जो है वो प्राप्त नहीं कर लिया जाता। ये प्रक्रिया तब तक चलती है रहती है। पहले वाद आता है, फिर उसके अगेंस्ट में प्रतिवाद आता है, फिर दोनों का वो होता है, फिर
संवाद बनता है। संवाद फिर एक नए वाद में आता है, फिर उसका एंटीथेसिस आता है, फिर वो सिंथेसिस में चेंज होता है। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि पूर्ण सत्य प्राप्त नहीं हो जाता। बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, जो मार्क्स का है। इसका ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, देखते हैं इसमें आ जाता है कि नहीं। तो जो मार्क्स ने कहा कि जो सोसाइटी होती है वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक तो बेस मीन्स आधार के रूप में, और एक संरचना के रूप में, सुपर स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक, आधार जो होता है वो चेंज होता है उत्पादन प्रणाली में, मोड ऑफ MOP, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, और जो अधिसंरचना होती है उसमें कई सारे मतलब लीगल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, मॉरल, ETC कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब जो उत्पादन प्रणाली है वो दो चीज़ों में चेंज होती है। ठीक, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है MOP, वो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियाँ FOP, और किसमें रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, ROP, इन दो चीज़ों में चेंज होती है। जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके दो भाग होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन MP और लेबर पावर LP। ठीक, इसमें यंत्र और उपकरण की बात होती है, और इसमें स्किल और जो है नॉलेज की बात होती है। और जो ये ROP है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें एक सामाजिक विन्यास होता है और सोशल फॉर्मेशन और परस्पर विरोधी वर्ग होते हैं, जिसमें सामाजिक जो विन्यास होता है, दास प्रथा समाज हो गया, सामंती समाज हो गया, पूंजीवादी समाज, और उसी के अनुसार जो परस्पर विरोधी वर्ग उनमें होते हैं। दास प्रथा में स्वामी और दास, सामंत में स्वामी और मतलब लॉर्ड और सर्फ, मतलब जो नौकर होते हैं। कैपिटलिस्ट में जो है एक कैपिटलिस्ट और एक जो है लेबरर होता है। तो ये इस तरीके की कुछ बात होती है, मैं इसमें से ढंग से समझा नहीं पाऊँगा, जैसे ही बोर्ड आता है बोर्ड पे अच्छे से समझाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही जानिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्रिटिकल थ्योरी किससे संबद्ध है? तो द क्रिटिकल थ्योरी जो है वो हाइमर से संबंधित है। इस बारे में बस इतना ही जानिए कि ये जो क्रिटिकल थ्योरी है ये ज़्यादा जो झुकाव है इसका वो मार्क्सिस्ट की तरफ से है। ठीक, एक मिनट, हार्कहाइमर, क्रिटिकल थ्योरी, मार्क्सिस्ट, ये तीन चीज़ आप याद रखिए। क्रिटिकल थ्योरी जो है वो मार्क्स से प्रेरित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, लेनिन। ठीक, लेनिन जो है, इसकी पुस्तकें, कुछ और पुस्तक हैं लेनिन की। व्हाट इज़ टू बी डन, एक ये है व्हाट इज़ टू बी डन। एक है इम्पेरिज्म, इसमें थोड़ा सा द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इनफर्टाइल डिसऑर्डर, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया। ये कुछ पुस्तक के नाम है जो कि इनसे संबंधित है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है रिलेटेड। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बोरिंग टाइप के हैं, इसलिए आपको भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बोरिंग है, लेकिन आपको नंबर दे के उतना ही, तो कोशिश करिए कि हर चीज़ समझने की। तो उसी क्रम में प्रजातंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थक, देखिए कुछ चीज़ें आप नोट करिए, क्वेश्चन को छोटा करिए। प्रजातंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, बस इतना ही देखिए। समर्थक पूछा है, ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ। लिंकन, मैकफरसन, सार्टोरी, रॉबर्टल। तो उदार लोकतंत्र की जो नई व्याख्या प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जो है विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का, जो अभिजनवादी है उसको विशिष्ट वर्गवादी, इलियट्स। मैं इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को इंग्लिश में देखा करिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही वर्ड यूज होगा। आप देख सकते हैं जो इलियट थ्योरी, अगर आप इस चीज़ को याद है, चूँकि कहीं पे अभिजन होता है, कहीं पे विशिष्ट वर्ग हो रहा है, कहीं पे और कई सारी चीज़ें यूज हो रही हैं, लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है वो केवल इलियस्ट ही यूज होगा। तो इस चीज़ का आप भरपूर ध्यान रखिए कि किस चीज़ को आप आसानी से समझ पा रहे हैं। तो
जो प्रजातंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा नीचे करने दीजिए, वो उसके समर्थक हैं। लिंकन नहीं है, मैकफर्सन भी नहीं है, रॉबर्ट डल भी नहीं है, सार्टोरी उसके जो है समर्थक हैं। और इन्होंने इस एक्चुअली कई सारे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने जो है अपने विचार प्रस्तुत किए इस संबंध में, अभिजनवादी सिद्धांत के समर्थन में। और उसी में जो है सार्टोरी ने अपनी पुस्तक जो है डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये पुस्तक का नाम भी याद कर लीजिए इसी टाइम, डेमोक्रेटिक थ्योरी। ठीक, तो ये उनकी पुस्तक की, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है जनसाधारण जो होता है वो अपने आप शासन चलाने में समर्थ नहीं होते हैं, इसीलिए शासन समुच्चय सुयोग्य नेताओं के हाथ में होना चाहिए। ठीक, लोकतंत्र का असली खतरा जो होता है वो नेतृत्व के अस्तित्व से नहीं होता। ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब मैं जब पढ़ रहा था इस चीज़ को तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि क्या लाइन थी ये सार्टोरी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को असली खतरा नेतृत्व के अस्तित्व से नहीं है बल्कि नेतृत्व के अभाव से है। मतलब नेतृत्व करना लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी है, उसके अस्तित्व से खतरा नहीं है। ठीक, तो ये एक बड़ी लाइन थी, मुझे अच्छी लगी। आप यदि लोगों को सही नेतृत्व नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र विरोधी विशिष्ट वर्ग उन्हें गुमराह कर देगा। तो ये बात थी अभिजन वर्ग के संबंध में। तो सार्टोरी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिर से वही, कौन सा अच्छे से सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ अनुच्छेद 60 ये गलत है शायद। अनुच्छेद 60 नहीं नहीं नहीं, ये भी सही है। अनुच्छेद देखिए फिर से, अनुच्छेद 54 ठीक है, अनुच्छेद 60 भी ठीक है, 54 50 हाँ 60 ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 65 इसको भी, अनुच्छेद 74 मंत्री, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग होता है, अनुच्छेद 65 के नहीं। अनुच्छेद 65 में है राष्ट्रपति, मतलब कि अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति जो है उस कार्य को करेगा। तो ये चीज़ है इस संदर्भ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, जो कि कहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है उसे आपको बताना है, तो ये है। फिर से बता रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो, एक मिनट, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 66 के तहत होता है, 65 के तहत नहीं। इसको बिल्कुल ऐसे बंद कर दो। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु सेड स्वराज इज, अभी कुछ इज माई बर्थ राइट, अभी कुछ ही दिन पहले था, मतलब शायद 24 को, तो उस दिन बाल गंगाधर तिलक का जो है वो जन्मदिन था। स्वराज इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक, ये उनका कोटेशन था। इस कोटेशन को याद रखिए। और बाल गंगाधर तिलक के भी कुछ राजनीतिक विचार होते हैं वो भी हैं। ठीक, तो ये, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के क्वेश्चन आसान हैं और इसलिए आपको थोड़ी सी उबन भी लग रही होगी कि यार सब आसान ही है क्या करें। ठीक, तो होता है ऐसा। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही चीज़ें छाटिए। देखिए कीवर्ड निकालना सीखिए। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी, जे.एस. मिल, इन्होंने इस चीज़ का जो है वो किया था। बाकी और सारे ऑप्शंस नहीं हैं इससे, तो जे.एस. मिल। अगले वीडियो में आएंगे फिर से 15 क्वेश्चन लेके। अभी भी 2014 के क्वेश्चन पेपर पर 2 वीडियो बनने बाकी है। उसके बाद इन सारे वीडियोस के बाद एक और वीडियो बनेगा 2014 के ही क्वेश्चन पेपर पे, जो कि थोड़ा सा और लंबा हो सकता है। उसमें मैं ना तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ना ही ऐसे चीज़ें समझाने वाला हूँ। उसमें बस मैं क्वेश्चन दिखाता जाऊँगा, उस पर क्लिक होता चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप अपने जो आंसर की है 2014 का वो बना पाएंगे। बाकी एक जो टेलीग्राम चैनल की बात थी, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अब आने वाले टाइम में आपको चीज़ें उपलब्ध कराती जा रही हैं पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में, तो वो चैनल है द परफेक्ट एकेडमी। ठीक, अगले वीडियो, अगर आप इस चैनल को नहीं पाइएगा और अगर इस आपको चैनल को नहीं फाइंड कर पाइएगा तो बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपको वो बता दूंगा, या आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर अगर चैनल ना मिले तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको जो है इस तरीके का जो बोर्ड है वो साइन नज़र आएगा, ये जो यहाँ पे है, ठीक। तो आप उस चीज़ से समझ जाइएगा कि ये चैनल इसी यहीं का है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा बोरिंग रहा, मुझे भी पता है, चूँकि आज के क्वेश्चंस आसान थे तो जो चीज़ें आसान होती हैं हमें बोरिंग भी लगती हैं। तो अगली बार आएंगे फिर से 15 क्वेश्चन लेके और फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। शेयर करिए ज़रूर, काफ़ी सारे लोगों से साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो की रीच सबसे लोगों तक पहुँचे, लोग समझें कि यहाँ भी एक चीज़ जो चल रही है। देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको वो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए और एक अच्छा से कैमरा चाहिए, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।